तो स्टूडेंट्स देखो, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंडिया की बात करें तो कुछ मेजर पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, जब हमने प्लानिंग पीरियड शुरू किया था तो प्लानिंग पीरियड के अंदर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो सारी किसकी थी? वो सारी थी गवर्नमेंट की। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लानिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो किसकी दी गई थी? वो दी गई थी गवर्नमेंट की। बट लेटर ऑन स्टूडेंट्स हुआ क्या था? याद करो, लेटर ऑन हुआ ये था कि गवर्नमेंट के पास इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स थे, मतलब इतने ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी क्या किया गया था? एनहेंस किया गया था। तो मतलब पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू inadequacy of funds with public sector comma private sector also contributes, or you can say plays a significant role in infrastructure development, ठीक है, पहली बात। ठीक है कि फंड्स की कमी की वजह से पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के अंदर। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, आप जानते हो हमारे पास क्या है सेकंड पॉइंट? जैसा कि हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट आज भी मोर देन 60% लोग जो है इंडिया के वो रूरल पार्ट्स में रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो रूरल पार्ट में रहते हैं तो आज भी वो लोग बायोफ्यूल का यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक जो भी एनर्जी कंजम्पशन है, ठीक है, उसके पर्पस को लेके, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज हैं वो आज भी नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है? द पॉइंट इज लाइक अराउंड 60% ऑफ rural people uses biofuels such as crop residues, ठीक है, dung and fuel woods। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फ्यूल वुड्स। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तो अर्बन एरियाज में रहते हैं जहां पे हमारे पास एक तरीके से जो भी लोकल वहां की स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी कोई ना कोई क्या होती है, वाटर सप्लाई की एक चेन होती है। ठीक है, जिससे हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। एक टाइम फिक्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टैप ऑन करते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, जो पीछे सप्लाई का पानी होता है वो आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, रूरल पीपल आज भी बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास आसपास कोई भी इनलैंड सोर्सेज भी नहीं है। ठीक है, और ना ही किसी तरह का एक प्रॉपर मतलब वाटर सप्लाई का सिस्टम है। इसके लिए स्टूडेंट उनको बहुत दूर दूर गांव तक जाना पड़ता है जस्ट टू फेच सम वाटर। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा इसके बारे में। महाराष्ट्र, जहां पे हम देखते हैं कि भाई महाराष्ट्र फुल ऑफ बीचेस है, ठीक है, और पता नहीं कितना, मतलब बीचेस कितने हैं वहां पे, और कितने ही स्ट्रीम्स, कितने ही पॉन्ड्स वगैरह है। महाराष्ट्र अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्टेट है। लेकिन स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पे पानी की बहुत समस्या है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ना हर महाराष्ट्र के हर सिटी के अंदर सब कुछ चीजें अवेलेबल है। महाराष्ट्र के से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, बहुत सारे ऐसी सिटीज हैं जहां पे, बहुत सारे सिटीज के अंदर रूरल पार्ट है, रिमोट पार्ट है, जहां पे बहुत बड़ी समस्या है किसकी? पानी की। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो पानी के लिए उनको मतलब एक पूरा दिन देना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह निकलते हैं तो वहां पहुंचते हैं, फिर शाम हो जाती है, उनको वापस आते हैं जस्ट टू फेच सम वाटर। तो ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि रूरल
people have to travel long distances, ठीक है, to fetch fuel, water and other बेसिक नीड्स। ठीक है, ये रूरल पीपल के साथ बहुत दिक्कत है। ठीक है, कि उनको क्या करना पड़ता है, उनको बहुत लंबे डिस्टेंसेस पे जाना पड़ता है, किसके लिए, फ्यूल के लिए, वाटर के लिए और अदर जो भी उनकी बेसिक नीड्स है उन सब के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमें कि अगर टैप वाटर की बात करें, टैप वाटर availability is limited only 24% rural households। ओके, ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाकी रिमेनिंग पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, जो भी मैंने आपसे कहा कि इनलैंड सोर्सेज जो भी उनके पास है उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड, स्ट्रीम्स, रिवर, इन सब के ऊपर, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इस सब चीजों से समझ में आता है कि इंडिया जो है, इंडिया इन्वेस्ट्स ओनली 34% of its GDP on इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, वो अपने जीडीपी का केवल 34% ही ऐसा पार्ट है जो किस पे स्पेंड कर रहा है, 34% ही ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है, जो कि स्टूडेंट्स क्या है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बहुत कम है। ठीक है, क्या करने के लिए, अपनी जीडीपी को सस्टेन करने के लिए, मतलब जिस रेट पे हम जीडीपी चाहते हैं, जितना हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बहुत कम है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, 34% इंडिया अपने जीडीपी का स्पेंड करता है, जबकि अगर मैं आपसे बात करूं चाइना की, तो चाइना अपने जीडीपी का वाइल चाइना spends about 46%, अपने जीडीपी का 46% खर्चा वो किस पे कर रहे हैं, अपने जीडीपी का 46% चाइना जो है किस पे खर्चा करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जबकि स्टूडेंट्स में अगर आपसे बात करूं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया 35% स्पेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे चार्ट को देखूं, तो इस पूरे मतलब इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को देखूं, तो इससे मुझे एक बात तो समझ में आ जाती है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है वो कंपैरेटिवली अभी क्या है, पुअर। देखो यहां भी घूम फिर के हम कहां पहुंच गए, हमारी एक लिमिटेशन यहां भी घूम फिर के स्टूडेंट्स किस पे आ जाती है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, कि आज भी हमारे जो रूरल पार्ट के अंदर है वो प्रॉब्लम है, मतलब हर चीज को लेके जो हम लैक करते हैं स्टूडेंट्स वो किस पे करते हैं, रूरल पार्ट पे। तो इन सब से हमें एक बात तो समझ में आती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट को एक बहुत सीरियस नोट पे हमारे रूरल पार्ट के लिए कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम रूरल पार्ट के लिए ढंग से कुछ प्लान नहीं कर पाए, तो जो डेटा स्टूडेंट्स आज मैं आपको समझा रहा हूं, ये डेटा इट विल स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ पाएंगे। सो दैट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया।